हमें किताब चाहिए, हमें किताब चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। व्हाट अ प्लेजर कि शादाब अजीज़ हाशमी के साथ आपने इस नशिस्त का एहतमाम किया है। और मैं आपका इंट्रो भी सुन रहा था, इनकी किताब जो कौम, उसका तज़किरा किया बेला साहिबा ने। और ये एक मस्ट रीड किताब है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एक नई किताब है यहाँ इसमें, लेकिन इसकी जो अंदाज़ है एक मेमोयर या खुद नविश्त के अंदाज में लिखी गई है ये किताब। और वो पढ़कर आपको ना सिर्फ ये कि जो लिखने वाली हैं ऑथर, उनकी ज़िंदगी, उनके सारे एहसासात और तारीख़, जोग्राफ़िये के बारे में पता लगता है, मगर आपको हमारे जो वतन पाकिस्तान और उसके इर्द-गिर्द जो सारी मुख्तलिफ़ कल्चर्स और सिविलाइज़ेशंस का एक संगम है, ये उसका भी बहुत अच्छी तरीके से अहाता करती है ये किताब। तो मेरा शादाब आपसे मेरा यही क्विक सवाल होगा, क्योंकि मैं आपकी शायरी से तो वाकिफ़ हूँ, आपकी और जो अदबी सिनफ़ें आप यूज़ करती हैं, जॉनरास जो करती हैं, तो ये मेमोयर लिखने का जो है ख़्याल, ये कैसे आया? क्योंकि मेमोयर जो है वो इतना आसान नहीं होता। लोग समझते हैं कि बहुत आसान होता है, अपने बारे में लिखते रहो, लेकिन उसको एक एक अच्छे खूबसूरत मेमोयर को लिखना इज़ अ टफ जॉब। तो थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए कि ये मेमोयर आपने क्यों चूज़ किया, और क्या किस चीज़ ने आपको ड्राइव किया इसको लिखने पर? आप म्यूट कर जी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे सीएलएफ का हिस्सा बनने का बहुत बड़ा ऑनर है और मुझे बहुत खुशी है कि सीएलएफ सैन डिएगो सीएलएफ के कबीले में शामिल हो चुका है। रज़ा रूमी साहब, इट्स अ डिलाइट टू टॉक टू यू अबाउट दिस मेमोir। ये जो प्रोसेस है मेमोir का, कुछ साल पहले शुरू हुआ था, जब मैं सिल्क रोड के बारे में कुछ पोएम्स और एसेज लिख रही थी। तो 5-6 साल पहले जब मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया, तो मुझे याद आया कि किस्सा खानी बाज़ार तो अपने पेशावर में है और मैं पेशावर में पली-बड़ी हूँ और पेशावर मेरा होम टाउन है। तो ये किस्सा खानी बाज़ार से ये किस्सा शुरू हुआ था और मैंने एक कसीदा लिखा था जो कि उसके 5 हिस्से थे। उसमें पेशावर की मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में और ख़ासतर किस्सा खानी बाज़ार की हिस्ट्री के बारे में वो पोएम थी। तो सिल्क रोड से ये बात शुरू हुई थी और फिर मैंने बहुत सारे एसेज लिखे, बहुत सारी पोएम्स लिखी और उनमें से बहुत सारे जो कंटेंट था उसका वो यही था कि मेरा वहाँ पर जब मैं पेशावर में मेरा बचपन कैसा गुज़रा। और उस वक़्त सोवियत वॉर चल रही थी अफ़गानिस्तान में अक्रॉस द बॉर्डर और रेफ्यूजीज़ पेशावर में थे। मगर ये जो मेरे एसेज़ हैं ये मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि एक 5, 6, 7 साल का बच्चा जब ये सारी चेंजेस देखता है अपने शहर में, तो वो क्या सोचता है? तो यहाँ से बात शुरू हुई थी। बहुत, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। बेला जी, ओवर टू यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अदरवाइज़ हम शादाब से कहेंगे कि वो कुछ पढ़ के सुनाएँ अपनी किताब में से। तो ये जो किताब का टाइटल है कोम, ये एक मेटाफर है जिसको उर्दू में हम इस्तारा कहते हैं। और जिस तरह से उर्दू में भी हम कहते हैं कि किसी बात को सुलझाना, जिस तरह से हम कहते हैं तो कंघी करते हैं तो अपने बाल सुलझाते हैं, उसी तरह इंग्लिश में भी कोम का वही मेटाफर उसी सेंस में इस्तेमाल होता है, कोमिंग थ्रू मेमोरीज। तो मैंने सोचा कि ये एक ऐसा इस्तारा है जो कि और अनपैक हो सकता है। तो मसलन आप देखेंगी इसमें एसेज हैं, कुछ जो हैं वो टैंगल्स के बारे में है, नॉट्स और टैंगल्स हैं। और एक ऐसे है शैम्पूइंग, जो इस चीज़ के बारे में है कि हमारे कल्चर में फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के बाल जो हैं वो मालिश करते हैं और उसकी पूरी एक ट्रेडिशन है और बहुत पुरानी ट्रेडिशन है, बल्कि जो कि यूरोप भी गई हमारे ही इलाके से। तो
ये जो मेटाफर है, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये थी क्योंकि ये लिरिक मेमोir है, इसमें पोएट्री भी है, प्रोज़ भी है और लिस्ट्स भी हैं और ये हाइब्रिड मेमोir है। तो तो उसपे ये बहुत ज़रूरी था कि जो सेंट्रल मेटाफर हो वो उस तरह का हो जो कि अनपैक हो सके और उसके बारे में एक ही मेटाफर को इस्तेमाल करते हुए बहुत सी बातें कही जा सकें। और दूसरा ये भी कि मेरी दिलचस्पी जो तारीख से जो मेरी दिलचस्पी है वो मेरे सारी किताबों में वो आपको मिलेगी, चाहे वो मुस्लिम स्पेन के बारे में मेरी पहली किताब थी और दूसरी किताब जो थी वो भी थोड़ी पेशावर के बारे में थी, तो और हमारी तारीख और तहजीब के बारे में थी। तीसरी किताब गज़ल कॉस्मोपॉलिटन, उसमें भी तारीख का जिक्र है और जिस तरह से ज़ुबानों ने बहुत सारी ज़ुबानों के मिलाप से हमें उर्दू मिली और उर्दू में गज़ल कही जाती है और वो गज़ल जो है वो अरबी, फ़ारसी, उर्दू से आगे जाके जर्मन, स्पेनिश और इंग्लिश में लिखी जाती है। तो उसी तरह इस किताब में भी उसी चीज़ का ज़िक्र है कि किस तरह से ये जो जो हिस्ट्री है कौम की, जो कि प्री हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट है, जो कि हज़ारों साल पुरानी कॉम्स मिली हैं, जो कि उनकी शक्ल सूरत जिस तरह की आजकल की कॉम है बिल्कुल वैसे ही है। वो एनिमल बोन से बनती थी, वुड से बनती थी, मगर ये कि हज़ारों साल में जो फॉर्म एंड फंक्शन है कॉम का वो नहीं बदला। तो इन अ वे अ comb is a universal object and in a way it's a very personal object. तो उसी तरह से मेरी किताब जो है वो एक तरह से जो यूनिवर्सल कंटेंट है, मसलन ये कि फैमिली और हमारी रिलेशनशिप जो खाने के साथ रिलेशनशिप है, पकाने के साथ, खिलाने के साथ रिलेशनशिप है, हमारी ज़ुबानें हैं और ये सब कुछ है। तो ये सब कुछ भी पर्सनल भी है और यूनिवर्सल भी है। तो ये कौम का एक और इस तरह से जो है इसकी वो रिफ्लेक्ट होता है उसके टाइटल में कि ये किताब जो है ये भी इसमें पर्सनल एस्पेक्ट भी है और एक यूनिवर्सल एस्पेक्ट भी है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि शादाब, ये जो आपने जो सारी यादें आपकी हैं पेशावर के बारे में और उससे जुड़ी हुई मुख्तलिफ शायरी, माइथोलॉजी और तो वो एक बहुत यूँ लगता है कि आप बहुत मिस भी करती हैं पेशावर को। तो क्या ऐसी बात है? तो थोड़ा-सा ये बताइए कि मुख्तलिफ शहरों के वो जो एक आइडिया होता है अदब में प्लेस का, कि प्लेस जो है वो कैसे हमें हमारी शख्सियत को, हमारी ज़िंदगी को, हमारे इमोशंस को अफ़ेक्ट भी करती है और हमें बनाती भी है। तो कुछ अभी पेशावर के हवाले से और अभी जहाँ आप रहती हैं अमेरिका में वेस्ट कोस्ट में, तो दोनों के बारे में भी लिखिए क्योंकि कितने 10,000 मील दूर का फ़ासला है और आप 2 दुनियाओं में रहती हैं। तो थोड़ा-सा ये बताएँ। ये मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि मैं बच्चों से मुखातिब हूँ, यंग पाकिस्तान से मुखातिब हूँ, क्योंकि ये किताब जो है इसका एक सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट, जैसे आपने बताया कि इसका एक बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है नॉस्टैल्जिया और एज अ ग्रोन अप थिंकिंग अबाउट द पास्ट एंड अप्रिशिएटिंग द पास्ट। तो ये मैं पैदा लाहौर में हुई थी, मगर मैं सिर्फ 1 साल की थी जब मैं पेशावर चली गई और फिर मैं वापस लाहौर आई पढ़ने के लिए जब मैं 16 साल की थी। तो मेरे फॉर्मेटिव इयर्स, जैसे आपने बताया कि मुझे शेप जो है वो पेशावर ने किया। तो ये किताब जो है एज अ ट्रिब्यूट, इट्स अ ट्रिब्यूट टू पेशावर। इट्स मगर जगह को तो ट्रिब्यूट ये है कि ये जियोपॉलिटिकल इस जगह की कितनी ज़्यादा अहमियत है और इसकी तहजीब में कितनी अहमियत है, मगर इससे ज़्यादा जो लोग मुझे मिले, मेरे उस्ताद, मेरे वालिदैन और मेरे साथी, और उन लोगों का जो मुझ पे इन्फ्लुएंस रहा और उन लोगों की और जो चीज़ें अब मैं एज अ ग्रोन अप अप्रिशिएट करती हूँ। तो ये किताब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये किताब जो है एक जो यादगार नॉस्टैल्जिया की किताब है, क्योंकि मैं कॉलेज में थी जब मैं अमेरिका आ गई थी। तो मैं स्टूडेंट थी उस वक़्त और उस वक़्त जो है वो एक स्टूडेंट की सोच इतनी हमवार नहीं होती। तो एज़ अ ग्रोन अप, जब व्हेन आई वाज़ रेज़िंग माय ओन चिल्ड्रन इन सैन डिएगो,
and that part of the world was again having a war. I thought about the time that I was growing up during the time of the Soviet war in Afghanistan, and how it affected me, how it changed us, how it changed the city, and also how there are so many lessons in that history for us as human beings, not as and not just as a nation, but as human beings. तो ये सब चीजें जो हैं ये इकट्ठी होती गई ओवर टाइम. 5-6 साल तक से मैं ये छोटे छोटे एसेज लिख रही थी, पोएम्स लिख रही थी. और फिर मुझे हाइब्रिड मेमोयर का जब आइडिया आया तो मैंने सोचा कि ये हाइब्रिड मेमोयर इस सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस थीम में भी थीम भी हाइब्रिड है. और क्योंकि मैं इसमें बात करती हूँ कि बुद्धा और बुद्धा के इन्फ्लुएंस जो हैं वो भी पेशावर में आए. पेशावर वाज द सेंटर ऑफ द गंधारा सिविलाइजेशन, और अलेक्जेंडर द ग्रेट अपना हेलेनिस्टिक ट्रेडिशन और इन्फ्लुएंस लेकर आए. और उससे पहले पर्शियंस, कुशान्स, हिंदूज, मुस्लिम्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो सब यहाँ आए और उन्होंने अपना जो है अपना इन्फ्लुएंस लाए. और ये गेटवे था. कुछ लोग ठहरे और कुछ लोग आगे बढ़े. तो अब चूंकि ये भी एक हाइब्रिड थीम भी हाइब्रिड है, तो इसकी फॉर्म मैंने सोचा इसकी फॉर्म जो है एज अ हाइब्रिड फॉर्म इट विल वर्क एज अ बुक. तो उसमें वही एस्पेक्ट है कि कल्चरल इंटरसेक्शंस, और दूसरा ये और पर्सनल मेमोरीज, और हाउ आई पीस्ड इट टुगेदर एज अ चाइल्ड and how I piece it together now as a grown up. Now with the advantage of hindsight and with the advantage of memory and also more information, you know, क्योंकि अब जो है ये history और especially Silk Road की history जो है वो एक ऐसी चीज बन गई है जो कि मेन स्ट्रीम में जिसका इंटरेस्ट है. तो हम बहुत सारी किताबें अच्छी अच्छी पढ़ रहे हैं आजकल इस थीम के बारे में. और ये हिस्ट्री जो है ये बहुत रेलेवेंट है. और अब जो है मोर सो देन बिफोर, ये हिस्ट्री जो है इसमें हमारे खित्ते का, और चाहे वो पेशावर हो, चाहे लाहौर हो, चाहे कराची हो, अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि हमारा मुल्क जो है उसकी तारीख में कितनी ज्यादा अहमियत है. और ईस्ट से भी, वेस्ट से भी, और हमारी जो पुरानी तहजीब है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की और कंधारा की, उसको जितना मैं स्टडी करती हूँ उतना मैं सोचती हूँ कि ये जो है ये तो दिस रिक्वायर्स मेनी लाइफ टाइम्स. एंड all of you in the audience, all of you young Pakistanis in the audience, कि ये जो है ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग टाइम है फॉर एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री. बिल्कुल बिल्कुल शादाब, आपने यही, मैं इसी पर जो प्लेस का भी मैंने इसलिए जिक्र किया है क्योंकि हमारे अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, नौजवान, यंग पाकिस्तानीज बैठे हैं. और आपकी किताब से जैसे आपने जिक्र भी किया कि तारीख का हमारी इतनी ज़बरदस्त और इतनी मखलूत और पुरानी तहजीबों, एक तहजीब भी नहीं है, कई तहजीबों का संगम रहा है पेशावर और जो सारा वस्ती एशिया के साथ लिंक. तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपने बहुत अहम काम किया है, क्योंकि ये चीज़ जो है पाकिस्तान में हमारे बच्चों को अक्सर नहीं बताई जाती. उनका निसाब जो होता है वो इस तरह मुकम्मल तौर पर उनको नहीं बताता कि हम गंधारा तहजीब के वारिस हैं, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के वारिस हैं, यहाँ पे अलेक्जेंडर क्यों आया, क्या खसूसियत थी इस खत्ते में कि बार बार लोग यहाँ पर आते थे, तो उसका भी बहुत अहाता होता है. तो ये एक फाइनल एक क्विक क्वेश्चन बिफोर बेला जी आपसे मजीद पूछें. मैं इसमें ये भी देखा था जो आप हाइब्रिड यानी मिला जुला जो अंदाज आपने अपनाया लिखने का, शायरी भी है, नसर भी है, उसमें आपकी यादें भी हैं, उसमें कुछ फिक्शनल ख्वाब जैसी एक कैफियत भी है. तो ये बताइए कि इसको जो है आप जब लिख रही थी
तो आपका जो अमल था वो कैसे, मतलब आप सिलेक्ट कैसे करती थी कि अच्छा अब मैंने अपनी याद लिखनी है, अब मैंने शायरी बनानी है, अब मैंने ख्वाब का जिक्र करना है, अब मैंने एक, क्योंकि बहुत सी यादें भी धुंधली हो जाती हैं वक्त के साथ, तो थोड़ा सा ये प्रोसेस के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। ये प्रोसेस जो है ये मेरे ख्याल से जितना भी मेरा काम है इसमें सबसे ज्यादा मजा मुझे इस प्रोसेस में आया। ये सारे पीसेस अलग अलग लिखे गए और हम्म। कई जो है कई जो दे वर डिस्टेंट बाय मंथ्स और इयर्स, मगर जब मैंने इनको साथ जब अरेंज किया तो उस वक्त मुझे नजर आया कि कौन कौन से थीम्स इमर्ज हो रहे हैं। और ये प्रोसेस के बारे में मैं हमारे जो यंग ऑडियंस है उनको मैं यही कहूंगी कि अपने प्रोसेस में जब आपको कोई एक आइडिया होता है तो उसको फौरन अपने जर्नल में लिख लें। और कभी कभी आइडिया एक ड्राइंग की शक्ल में आपके जहन में आएगा, कभी आपको कोई लिस्ट आएगी, कभी आपको नंबर्स आएंगे, और कभी कभी आपको शायरी के वर्सेस आएंगे या इमेजेस आएंगे, मेटाफर्स आएंगे, कहीं से कोई बात शुरू होती है। तो वो आप जो है झटपट लिख लें वो, ताकि वो कहीं खो ना जाए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बिल्ड करते जाएं। और ये प्रोसेस जो है ये 2 पार्ट प्रोसेस, और एटलीस्ट मेरे लिए 2 पार्ट प्रोसेस होता है। एक तो ये कि जब आइडिया आता है कोई, और उस वक्त जो है उसको कैच करना बहुत जरूरी है। और जब वो आइडिया कलमबंद होने लगता है तो उसकी भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। और जो उसकी पहली स्टेज है उसमें ये कि उसमें अपने आप को मुकम्मल आज़ादी दें। गलतियां भी होंगी उसमें हर तरह की, और उसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो कि आपको बाद में दुरुस्त करनी पड़ेंगी। मगर जो पहला ड्राफ्ट है उसमें आप मुकम्मल आज़ादी से अपनी इमेजिनेशन के साथ कनेक्ट करके अपने आप को, तो वो आप लिखें। और कई लोग आपको जो है जो बच्चे यहाँ पे अदब पढ़ते हैं वो हमें उनको म्यूज का एक जिक्र होता है, या आमद इसको उर्दू में कहते हैं। तो कुछ हद तक ये बात ठीक है कि आपको एक इंस्पिरेशन आती है, एक आइडिया आता है। हमारे यहाँ बहुत होता है, बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई और बारिश हो गई तो हमें एक इंस्पिरेशन सी आ जाती है। तो जब वो इंस्पिरेशन आती है उसका फौरन उसको आप कहीं पे लिख लें। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपको वो जो आपकी राइटरली एनर्जी आएगी, जब आप उसको देख सकेंगे अपने आइडिया को मुकम्मल तौर पे, तो उस वक्त जो है आप उसको एक मुकम्मल शक्ल दे सकते हैं। तो वो वही मेरे लिए यही प्रोसेस था कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ये प्रोजेक्ट बढ़ता गया, और आखिर में मैंने उसको अरेंज किया कि कहाँ पे लिस्ट आनी चाहिए, कहाँ पे पोएम आनी चाहिए, कहाँ पे शॉर्ट ऐसे आना चाहिए। कुछ पोएम्स जो हैं वो जैसे आपने बोला कि वो फिक्शनल हैं, या ये कि या उसमें मिथोलॉजी का जिक्र है, तो उनकी उनकी टोन मुख्तलिफ है। तो वो जो है वो सारे पीसेस जो है जिक्सॉ पजल की तरह वो साथ फिट हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और मैं बाद में आपसे एक और भी पूछूँगा कि बच्चों को में शायरी का कैसे शौक जो है वो उजागर किया जाए, क्योंकि हमारे ज़माने में तो हमें अच्छे उस्ताद मिल जाते थे, घर में भी शेर व शायरी होती थी। अब आजकल जो जो है पाकिस्तान में, चूँकि तालीम जो है वो अंग्रेज़ी मीडियम में होनी चाहिए और उसका फ़ायदा तो वो उस तरह से, चलिए ये हम बाद में बात करते हैं। बेला जी, ओवर टू यू प्लीज़। सुने आपसे, क्योंकि आपने जो जिस तरह से चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, इतने मजे के लिए भी बच्चों को भी वो एंजॉय करके तो मेरा काम नहीं है। बट आई डोंट वांट टू आल्सो अंडरस्कोर बच्चे बैठे हैं कि देखिए कि इतनी बड़ी बात होती है कि बच्चा इजहार करना होता है अपने आइडियाज का, अपने इमोशंस का, उसमें आजादी चाहिए होती है। और आज का जो हिसाब है उसमें नजर को वो एनर्जी नहीं, they are open formats and that can do so beautifully। तो हम जानेंगे कि कितनी आपने मजीद चैप्टर्स आपके जो नाक कबाब क्रिकेट या किसी तरह से शेरिंग का बाजार या आपका टैंगल्स है, फिर गजल को कितने मजे भी आपके जो सेक्शंस हैं और टाइम थोड़ा सा आपसे सुनते और फिर हम अगर टाइम मिला तो एक दो सवाल जरूर करेंगे। तो शादाब, ओवर टू यू, प्लीज गिव सम रीडिंग्स, ब्यूटीफुल।
तो ये मैं पीस पढ़ूंगी, आपकी बात सही है कि मेरी किताबों में खाने पीने का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि ये भी एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जैसे मैंने कहा। तो ये एक पीस है, नान कबाब विद क्रिकेट। तो जब मैं स्टूडेंट थी और मैं यहाँ आई, तो मुझे चपली कबाब बहुत याद आते थे। तो अब ये जो मेमोरी है, ये मेरे बचपन की है। Ammi unties the thin white string around the Urdu newspaper that the bread, longer than my arm, is wrapped in. Unfolds the bread to reveal the chapli kebab's charred exterior, flecked with dried pomegranate seeds, red pepper flakes, and tomatoes. The naan kebab are hot and moist and humble and satiate hunger before and beyond intelligible hunger. A small piece of bread with kebab textured, slightly crunchy on the outside, softened with eggs, onions, and wheat flour, spiced with coriander, a morsel or lukma formed by my ammi's hands for my mouth, is how I know I have a share in the vast universe, that I am part of its hunger and it is part of mine, that my mother is my bridge to the now and later, the here, the away, and maybe even the never or the forever, the great beyond, which I'm meant to hunger for, the contours of a consciousness shaped and fed. और ये रमदान जो है, ये एक छोटा सा ऐसे है, ये मेरे पहले रोजे के बारे में है। और इसमें खाने पीने का जिक्र भी है और आर्ट का भी जिक्र है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं ये सोचती थी कि ये जो हमारे स्नैक्स होते हैं, इनकी शेप्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़रूरी है याद रखना कि जलेबी जो है उसकी शेप कैसी होती है और समोसे की शेप कैसी होती है, और जो हमारी मिठाइयाँ स्फेरिकल होती हैं उनकी शेप कैसी होती है। तो इस पीस का नाम है शेपिंग रमदान। The fridge is between pesto and grasshopper green. The dining table is oval. A cubist picture hangs on the wall. It changes meaning depending on the time of the day and the way I fall into its shapes and clever shades. The fish in the painting's octagon looks like a remote control car or a scarf sometimes. Then it goes back to being a fish. The face is sometimes benign, sometimes not. On a good day, this dining room has the aura of sweet cream, parathe, and chilled mangoes. Otherwise, cabbage and beets. There is a door that opens to the foyer. I'm as tall as the doorknob. Or it is the month of Ramadan. I have many notebooks of summer homework to fill, but the heat makes it hard to concentrate. I study the pattern of the tablecloth, the occasional lizard on the wall. The swinging door to the kitchen startles me every now and then as my brothers come running through it. They use motion to navigate the world. I reverie. We balance each other's energies and are most in harmony in the Lukat or Guava season, or in Ramadan when the family bonds over iftar, the meal at sundown, typically consisting of dates, lemonade or lemon barley squash, mango milkshake, pakore, spicy fruit salad, samosa, and other snacks. There is a certain aroma associated with the fasting season owing to this traditional menu. It is the aroma of festivity and fatigue, chatter, and silent meditation. At age 7, I insist on keeping my first Ramadan fast. I'm old enough to practice a bit of self discipline, not old enough to appreciate the full meaning of fasting, that slight detail having to do with enhancing the spiritual life. The day is immeasurably long. I stand by the window to watch the slow day wilt. I give my mother a long and badly spelt list of treats for iftar. She cooks every single item and finds the misspelled list too amusing not to save for posterity. I add drawings to my menu.
triangular samosa, coils of orange jalebi, round parathe. It will be important for posterity to know the shapes and colors of Ramadan food, I imagine. इतनी देर में मैं आपसे, शादाब जी, मैं आपसे पूछता हूँ वही मैं सवाल जो कह रहा था कि ये शायरी का आपको शौक कैसे हुआ? क्योंकि आप लिखती तो अंग्रेजी में हैं, लेकिन उर्दू में भी आपकी बहुत कमांड है, खुसूसन उर्दू गजल के हवाले से, उर्दू शायरी के हवाले से। तो आपने ये कैसी सीखी? और ये कि हमारे जो आज के बच्चे हैं, उनमें हम ये कैसे शौक और ये शौक बेदार करें और कैसे उनको तरबियत दें? तो शायरी, मेरे नजदीक शायरी शुरू होती है, ये जो हर जुबान में एक म्यूजिकल क्वालिटी होती है, वहां से शायरी शुरू होती है। तो मैं बचपन में मैं ये जुबानें सुनती थी, उर्दू, पंजाबी, पश्तो और अरबी और फारसी भी। तो इन सब जुबानों का अपना अपना एक फ्लेवर है। और जिस तरह से हम म्यूजिक सुनते हैं और जिस तरह से हमें एक अंदाजा हो जाता है कि अगर वो कवाली है तो हमारे कान को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या एंटिसिपेट करना चाहिए। अगर वो क्लासिकी मौसीकी है तो हमें उसका उसका जो है एक उसका अपना मिजाज है। इसी तरह से जब हम कोई भी जुबान जो है वो इंटरनलाइज करते हैं तो हमें जुबानों का एक म्यूजिक हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो शायरी मेरे मेरे नजदीक सबसे पहले तो शायरी हम लोग जो है कान से, जिस तरह से हम जो मौसीकी एक जुबान के अंदर होती है मौजूद, वो जो है उसको अटेंटिवली सुनने के बाद हम उसको अब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा ये कि पढ़ने से, कि हम लोग जो है बहुत सारे शायरों को पढ़ें और उनको समझने की कोशिश करें। और जब मैं छोटी थी तो मुझे मेरे इर्द गिर्द जो है शेर कहे जाते थे। मेरे बड़े जो हैं वो एक दूसरे से, और ये हमारी तहजीब का ये हिस्सा है कि हम लोगों के आम बोलचाल में हम शेर और मिसरे या मिसरों के हिस्से इस्तेमाल करते हैं। और कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है उसमें हमें ये जो गालिब ने या मीर ने या अल्लामा इकबाल ने कहा, वो हम लोग वो जो है ये शेरों के टुकड़े जो हैं इस्तेमाल करते हैं। अब इससे ये होता है कि छोटे बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है कि ये लफ्ज जो है ये कहाँ से आया, क्यों आया और क्यों इस्तेमाल किया। तो अब ये कि लैंग्वेज में दिलचस्पी और उसकी म्यूजिकलिटी में दिलचस्पी, और फिर ये कि लैंग्वेज बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक एंड मीनिंग, तो ये हमारे इर्द गिर्द तो हमेशा है। तो बचपन में यही कि रेडियो पे जो है फिल्मी गाने आते थे, और फिर हम लोग जो है जो गज़लें जो हैं, जो क्लासिकल पोइट्री है, वो भी हम तक पहुंचती थी। और फिर इंग्लिश लिटरेचर जो है वो स्कूल में भी पढ़ा और घर में भी उसमें बहुत दिलचस्पी थी। मेरी नानी पढ़ाती थी, प्रोफेसर थी, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती थी। और इन सब जो ट्रेडिशंस हैं, इनके आपस में जो इंटरसेक्शंस हैं, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगते थे। तो अब बच्चों को शायरी सिखाने के लिए यही एक तरीका है कि आप शायरी को अपने रोजमर्रा का हिस्सा बनाएं। और जो हम देखते हैं अपने, या तो हम टीवी पे, सोशल मीडिया पे, फिल्म में, आर्ट में जब भी देखते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ठहर के, टाइम लेके और ठहर के एक दूसरे से गुफ्तगू करें इसके बारे में कि ये जो है इसका भला क्या मतलब है, ये जो शायर ने ये कहा है, इससे ये क्या क्या मतलब हो सकते हैं इसके कहने से। तो हमारी ट्रेडिशन तो बहुत ही ज्यादा रिच है, और उसमें उसको एक्सप्लोर करना जो है ये मेरा ख्याल, मेरे नज़दीक एक्चुअली ये हमारा एक तरह से फर्ज है। क्योंकि हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि उर्दू हमारी ज़ुबान है, हमें विरसे में मिली है। और हमें जो है इसको आगे बढ़ाने के लिए इसकी तारीख को समझना, और इसको किस किस तरह से इस्तेमाल किया गया तारीख में, और शोरा ने कैसे इस्तेमाल किया, और नसर निगारों ने कैसे इस्तेमाल किया, इसको सीखना जो है ये एक रोजमर्रा की बात होनी चाहिए।
तो शादाब मैं कुछ चाहूंगी कहिए। कि जो आपके 2-3 पीसेस बहुत खूबसूरत है। एक जो आपकी अम्मी से वाबस्ता है, और फिर उसके बाद जो आपने APS ट्रेजेडी पे लिखा, और फिर वो अफगान बच्ची के ऊपर। तो ये मैं चाहती थी कि इससे पहले कि सेशन खत्म हो, ये बच्चे जरूर सुने। वो आपकी बहुत ही खूबसूरत पीसेस हैं। वो तो सारी किताब बहुत खूबसूरत है, काश कि ये अब हर स्कूल में लग जाए। मगर ये कि मैं चाहूंगी कि अगर आप वो थोड़े से पढ़ दें तो लोग जो आप कह रही हैं, और जो रज़ा ने इतने खूबसूरत सवाल पूछे कि आपकी इंस्पिरेशन कैसी है, आप लिखते कैसी हैं, और आपने जो इतना अच्छी तरह से समझाया बच्चों को कि ये जो सारा अमल है ये कितना गहरा और कितना आम रोजाना वाला अमल है। तो प्लीज वो आप पीसेस सुनाइए, वो जो 2-3 पीसेस हैं, ताकि हम तशनगी ना रह जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बेला साहिबा। मैं सबसे पहले मैं ये APS के लिए मैंने एक छोटी सी नज़म लिखी थी। जब ये हादसा हुआ था, ये ट्रेजेडी हुई थी उस वक्त, और ये इस तरह की ट्रेजेडी थी कि बहुत अरसे तक मैं इस चीज़ के बारे में सोचती रही और बहुत उदास रही। तो इस नज़म का नाम है 132 Coffins for the young victims of Peshawar attacks. I've slipped into 132 coffins with you, of the full smile. You, scented with eucalyptus and chinar, baby shampoo, pencil peels, father's aftershave. You, for whom we had grown trees for fruit and shade, not coffins. और एक और नज़म है जो कि उसका एक हिस्सा है कोम में, उसका नाम है पासिंग थ्रू पेशावर। और इस नज़म में मैं अपने बेटे से मुखातिब हूँ, और वो उस वक्त 10 साल का था। पासिंग थ्रू पेशावर। I know each poplar and willow of this town, how telephone wires sag with the weight of belligerent crows. The Tonga horses wait at red lights. I know afternoon shadows on slate verandas, the squeaking of a rusted seesaw, the breaking open of a walnut in a door hinge, its embossed shell a secret cracking. The winter sun warming the mosque's marble, plums sold in crates on the roadside, corn with salt and lime. The radio at the tandoor playing filmy songs, the whiff of Lux soap. I almost say to you, look out the window. Look, look, look. My library with beetle-eaten furniture, my raw silk bazaar, my ancient fort. And look, the bakery that sells pink coconut rolls. And look, there I used to get my hair cut. One turn and my town will once again socket into its timeless hollow what I remember, what I know. The bus will pass all these things before you click pause on your video game. और मेरा बेटा ये कहता है कि मैं वीडियो गेम नहीं खेल रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था। तो एक और जो आपने वो हेयर स्प्रे एट PTV स्टेशन, इनको बताइए आप कितनी छोटी सी उम्र से PTV स्टेशन पे, मतलब क्या बात थी शादाब, आप तो बहुत शोहरत पजीर बच्ची थी। तो जरा बच्चों को बताइए, वो बड़े मजे की, वो भी नसर है आपकी और नजर भी। शुक्रिया। ये जो है ये बहुत यादगार किस्सा है कि मैं 1.5 साल तक एक टीवी शो PTV पेशावर से एक टीवी शो था गीतो कहे कहानी, और मैं उसकी कंपेयर थी, मैं गीतो थी। और चूंकि मैं उस वक्त 5-6 साल की थी, मुझे पढ़ना नहीं आता था,
और मैं अपने स्क्रिप्ट का रट्टा लगाती थी, और मेरे बड़े भाई जो मुझसे 4 साल बड़े थे, उनका ये काम था कि मुझे वो स्क्रिप्ट सिखाएं, और मैं स्क्रिप्ट भूल जाती थी। तो ये जो ऐसे है, इसमें कुछ उस चीज़ का जिक्र है कि उस ज़माने में पीटीवी स्टेशन जो था उस वक्त, उस वक्त की टेक्नोलॉजी किस तरह की थी, और उस वक्त चूंकि मैं इतनी छोटी थी, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मुझे एक पूरा दिन, लंबा दिन रिहर्सल और रिकॉर्डिंग में लगेगा। उसमें मैं बहुत दफ़ा अपना स्क्रिप्ट भूलूंगी, और कई दफ़ा कैमरे का कोई ग्लिच होगी, कभी कभी लाइट की कोई ग्लिच होगी, और ये कि उसके बाद जो है, जब ये शो एयर होगा, तो उस वक्त मुझे ये नहीं लगेगा कि ये मैं हूँ। ये कुछ अजीब सा डिसजॉइंटेड सा एक्सपीरियंस था, और मैं बहुत मेरी नेचर उस तरह की थी कि मैं बाहर दूसरों से मिलना और लोगों से मिलना, मैं शर्माती थी बहुत। तो इस ऐसे में उस चीज़ का जिक्र है कि मुझे अकेले रहना पसंद था, और इसकी वजह से मुझे बहुत एक्सपोजर मिला, जिसकी वजह से मैं कंफर्टेबल नहीं थी। तो ये कुछ थोड़ी सी मजा का खेल सी सिचुएशन के बारे में ऐसे है। तो उसमें मैं आपको एक छोटा सा पैसेज पढ़ के सुनाती हूँ इस ऐसे में से। इस का नाम है हेयर स्प्रे एट द पीटीवी स्टेशन। In the producer's room, Marie biscuits and blue-rimmed teacups with thick chai are in constant supply. I find myself mesmerized by the upside-down reflection of Quaid-e-Azam's photo on the glass top of the desk, dizzied by the reflected motion of the ceiling fan, all the while trying to memorize lines. The props are another distraction. How could I not tinker with larger than life butterflies and flowers? Once I eat all the sweet churi meant for the parrot is to appear on the show. When I'm told they've designed a door in a large apple for me to make an entry from for the upcoming recording, I am too excited to keep it a secret and tell everyone I know weeks before the actual episode. In the days before video games and the internet, emerging out of an apple is terribly newsworthy. When I sign a 6-month contract for Geeto Kahe Kahani, a television show for children, I, of course, don't really know what it entails. It takes me 3 weeks with 3 rehearsals and what seemed like a million takes of recording each week, typically one long afternoon, to announce to my mother that I want to quit. I list all the discomforts. The studio lights make me hot. My clothes are itchy. I can't memorize the script. Snacks are not allowed in the recording studio. Kids at school know that the girl on TV is me, and they talk about me in the third person. My producer, a gentleman who speaks with a thoughtful timbre, is distraught. The show is on national hookup and has made a successful debut. The show runs for a year and a half, winning me celebrity among the 4 to 10-year-old TV watching demographic, an award for being the youngest compere in the country, and some special privileges like exemption from homework by teachers who actually watch Geeto. I don't much like the show myself because the vocal tics that the public finds endearing aren't something I'm proud of. My artlessness, not anything I personally fancy. Plus, I'm convinced I have lost something in the process. I have no clue what it is. तो ये कहानी इस चीज़ की है कि मैं घर में बैठ के अपनी ड्राइंग करना चाहती थी और अपनी पोएम्स लिखना चाहती थी, और ये जो पीटीवी का जो स्टिंट था, जो कि अब मैं समझती हूँ ये बड़ी दिलचस्प बात है कि उस ज़माने में मैंने इस तरह की चीज़ में हिस्सा लिया, और तो ये एक मेमोir के लिए एक बहुत दिलचस्प कहानी थी मेरे लिए। तो मैं चाहूंगी वो जो एक वेडिंग पोम है, वेडिंग पोम आपकी नस्ल है, तो मुझे एकदम से याद आई अमीर खुसरो की एक छोटा सा गीत था, वो था एक नदी सर मोरे कंघी मोरी सास बोल
रूपा की दीनू सोना दीनू रूपा की दीनू बाबुल दिल दरिया पूरे हरे हरे बांस माने के सोना दिया चांदी दी एक कंघी नहीं दी तो सास ने इतने बोल बोले तो वाकई में तो वो जो आपकी नज़्म है जो शुरू करके वो सारा एक किस्सा बहुत खूबसूरत है आपकी शादी का जो पेशावर में हुई मगर वो नज़्म अगर सुना दे तो आप बहुत खुश होंगे। वो नज़्म बहुत ही उम्दा है और मुझे लगा कि वो बहुत प्यार से आपने लिखी। ये जो नज़्म है इसकी बैकग्राउंड में एक दो चीज़ें हैं। एक तो ये एक चाइनीज़ कस्टम है कि जब शादी होती है तो दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को एक बहुत खूबसूरत कंघी तोहफे में देते हैं और उसके साथ ये वादा होता है until we grow old together, until we have white hair। तो ये उसकी एक बैकग्राउंड है। उसमें 2-3 कंघियों का जिक्र है और दूसरी आपके अमीर खुसरो के कलाम का मज़ा आ गया। बेला साहिबा बहुत ही खूबसूरत गाया। वो वाली नज़्म मुझे इस वक्त मिल नहीं रही मगर एक और है जो कि इसका नाम है नोट्स फॉर अ कोमिंग सॉन्ग। और ये जो है ये मैं अपनी अम्मी से मुखातिब हूँ इसमें और इसमें वही सीन है कि मेरी अम्मी मेरे बाल कंघी कर रही हैं। Shall we begin with a comb and an empty field? Jeweled grass, November sun, long-necked bottle of mustard oil. I'll never believe there is time enough to untangle from, tangle with our shadow selves. But let's try all the same. Bring a radio, a week's worth of the Frontier Post for drips. Bring a thermos of chai, a clear mind, some kind of winter halwa with blanched almonds. A namda rug, itchy, but as you know, its gigantic tawny maroon daisies and juicy green ferns are reminders that the universe has a big heart. It is tight-lipped, but true. Maybe you'll align shadow with shadow, cover my new periwinkle sweater with a towel before oiling and braiding my hair. Maybe you let the cats yowl in the distance, the cauliflower overcook, fill the dialer with marbles, let the phone ring. तो हमारे ज़माने में वो फ़ोन होता था ना, डायल करते थे। और इस पोएम में मेरी अम्मी से मेरी ये दरख्वास्त है कि डायलर में मार्बल्स डाल दें ताकि आपका फ़ोन से कोई वास्ता ना रहे और आप अपनी सारी तवज्जो मुझे दें। मेरे ख्याल से आपने सभी कुछ पूछ लिया बेला जी और शादाब ने इतनी उम्दा एक्सेप्ट्स पढ़े, नज़में पढ़ी और आई एम श्योर कि मेरी तरह जो यहाँ पर बाकी लोग मौजूद हैं उन्होंने भी बहुत वो भी महसूस हुए होंगे, कुछ सीखा भी होगा और जो मुझे इनसे टिप्स मिले मैं अपने दोनों बच्चों को वो बतलाऊंगा कि किस तरह उनमें उर्दू शायरी का शौक़ और शायरी का शौक़ जो है वो परवान चढ़े। तो मेरे ख्याल से तो आज की नशिस्त और महफिल बहुत ही उम्दा रही। बहुत शुक्रिया आपका और लर्निंग फेस्टिवल का और जो सारे हाजरीन मौजूद हैं उन्होंने हमें और मुझे मौका दिया कि मैं शादाब से बराह रास्त गुफ्तगू कर सकूं। आज अगरचे कि मैं इनको बहुत पुराना जानता हूं मगर आज हमारी जो आपस में गुफ्तगू है वो पहली बारी इतनी तफसील में हुई है इनके काम के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा रूमी साहब। हमें किताब चाहिए, हमें किताब चाहिए, जो जिंदगी बदल दे हमको वो निसाब चाहिए।